लिटरेचर एक्सप्रेंट्स पर स्वागत है दोस्तों। आज देखते हैं डेरेक वॉलकॉट की एक इम्पोर्टेंट पोएम रुइंस ऑफ ग्रेट हाउस। इसका टाइटल ही एक्चुअली फुल ऑफ सिंबल्स है, जिसमें ग्रेट हाउस का मतलब है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, जो कि पूरी दुनिया पे उन्होंने कभी शासन किया। हमारे देश इंडिया पर भी कभी वो लोग पूरी तरह से हावी थे। 1947 में किसी तरह से हम उनके चुंगल से छूटे। तो ना केवल इंडिया मतलब एशिया, बाकी और यूरोपियन कंट्रीज से लेकर के उन्होंने इधर अफ्रीका और कैरेबियन आइलैंड्स पर भी शासन किया। तो ग्रेट हाउस का मतलब जो इंपीरियलिज्म था, साम्राज्यवाद था, किस तरह से उसका डिके हुआ था और क्या उसका इम्पैक्ट था, उसकी तुलना उन्होंने एक घर से की है। हाउस का मतलब एक बहुत बड़ी कोई भव्य इमारत जिसके सिर्फ और सिर्फ खंडहर ही दिखाई दे रहे हैं। रुइंस का मतलब क्या हो जाएगा? खंडहर। तो सिंबॉलिकल टाइटल है अ ग्रीन नाइट। 1962 पोएट्री कलेक्शन था, उसमें ये पोएम पब्लिश की गई थी। पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग है, मैंने आपको उसके बारे में बताया हुआ है अभी। थीम्स की बात करें तो इम्पीरियलिज्म और जो एक्सप्लोटेशन किया था उन्होंने वहाँ के नेटिव्स का, उनके बारे में बात की गई है। कॉलोनियलिज्म की बात की गई है, कल्चरल शिफ्ट की बात की गई है, फॉरगिवनेस वर्सेस रिवेंज और मेमोरी। इसके अलावा कि किस तरह से कोई भी चीज़ है, कभी भी आप देखें कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एक ना एक टाइम के बाद वो खत्म हो ही जाती है। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे वो लोग कभी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे उनकी पावर खत्म होती गई और सारे देश धीरे-धीरे आज़ाद होते चले गए। तो सबका एक ना एक टाइम आता है। ग्रेट हाउस इज़ द सिंबल ऑफ दैट प्लांटेशन हाउसेस जो कि उन लोगों ने बनाए हुए थे। वहाँ जाकर के वो लोग खेती कराया करते थे लाइम की, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करते थे, अपने यहाँ ले जाते थे, और इस तरह से इकोनॉमिक मेन मकसद उनका इकोनॉमी ही था, खास तौर पे इकोनॉमी। उसके बाद शासन बाद में हुआ। फर्स्ट दे वेंट फॉर ट्रेड। तो इस तरह से इस पोएम में कई सारी थीम्स को कवर अप किया गया है और बात की गई है एक तरह से ह्यूमन मोर्टेलिटी की भी बात की गई है कि नथिंग इज परमानेंट, चाहे वो कितना भी बड़ा शासन क्यों ना हो, कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी बात करती है पोएम। देखते हैं पहला जो इसका एपिग्राफ हम जिसको कह सकते हैं, या शुरुआती जो स्टेंजा है, ये लिया गया है। इसमें खास तौर पे लिखा हुआ भी है। थॉमस ब्राउन एक राइटर हुए हैं 17th सेंचुरी के, उनके द्वारा लिखा गया है ये। अर्न बैरियल हाइड्रोटिफिया एक इसका पार्ट है, वहां से ये लिया गया है। दो आर लॉन्गेस्ट सन सेट्स एट राइट डिक्लेंशंस, वो कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट सन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा पीक ऑफ यूथ। जब हम लोग पूरी तरह से जवान होते हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, तब की बात कर रहे हैं कि यद्यपि हम चाहे कितने भी ज़्यादा जवान हों, लेकिन एक न एक दिन हमारा जो सूरज है, हमारी जो जवानी का जो टाइम है, धीरे-धीरे वो डिक्लेंशंस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाउनग्रेड, नीचे की तरफ, या अधोगति जिसको बोलते हैं, कि धीरे-धीरे वो चीज़ कभी न कभी जो चीज़ पराकाष्ठा पे पहुँची है ऐसे-ऐसे, बाद में उसको नीचे भी आना है। तो हमारी लाइफ़ चाहे हम कितने भी बड़े पावरफुल हो जाएँ, लेकिन एक न एक दिन हमें मिट्टी में मिलना है टाइप। और फिर क्या होता है? मेक्स व्हाट विंटर आर्चर्स, और जैसे ही सूरज अस्त होता है, तो क्या हो शुरू हो जाता है? सर्दी शुरू हो जाती है, समर के बाद विंटर आनी शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जवानी के बाद विंटर आर्चर्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ओल्ड एज, कि बुढ़ापा हमारे पास आ ही जाता है, हम बूढ़े हो जाते हैं। इट कैन नॉट बी लॉन्ग बिफोर। देखिए जो बिफोर शब्द है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट आप यहाँ समझिए इसको। इट कैन नॉट बी लॉन्ग मतलब कि हमारी लाइफ या हमारा जो स्पन ऑफ लाइफ है, दैट कैन नॉट बी फॉर एवर। हम इमोर्टल नहीं हो सकते। बिफोर का मतलब आप समझिए कि फाइनली, और अंततः हम क्या करते हैं? वी लाई डाउन, हम लेट जाते हैं, या वी आर वेरीड, हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और जितनी भी हमारे अंदर जो लाइट है, लाइट का मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे स्पिरिट, या हमारी जो वाइटलिटी है, हमारी जो एनर्जी है, वो सारी की सारी चीज़ कहाँ हो जाती है? एशेस का मतलब राख में मिल जाती है। तो ये उन्होंने रेफरेंस खास तौर पे दिया है ब्रिटिश एम्पायर के लिए, इंपीरियलिज्म के लिए दिया है, कि वो लोग कभी बहुत पावरफुल थे
बहुत पावरफुल थे, लेकिन बाद में जब उनका डिक्लाइन शुरू हुआ, डिक्लिनेशन शुरू हुआ, तो वो भी नहीं बच पाए और बाद में देश आज़ाद होते गए और उनकी पावर खत्म होती चली गई। ठीक जैसे कि हम चाहे कितने भी बड़े, हम अपनी लाइफ में कितने हैंडसम या पावरफुल, एनर्जेटिक, टैलेंटेड, स्किलफुल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अंततः एक दिन हमारी सारी वाइटैलिटी, सारी एनर्जी राख में ही मिलकर रह जाती है। वही हुआ ब्रिटिश एम्पायर के साथ, उसकी वो बात कर रहे हैं। अब यहाँ से शुरुआत हो रही है टोन्स ओनली। जो घर है, जिसकी वो बिल्डिंग को देख करके बात कर रहे हैं कि जो घर है उसके सिर्फ पत्थर ही बचे हुए हैं, इधर उधर खंडहर बचे हुए हैं। द डिस्चेक्टा मेम्ब्रा, ये टर्म एक्चुअली एक पोएट हुए हैं होरेस, उनके लैटिन फ्रेज एक्चुअली ये लैटिन फ्रेज से लिया गया है। पिछला जो पेपर हुआ था यूपीएचईएससी का, उससे उसमें क्वेश्चन आया था डिस्जेक्टा मेम्ब्रा का मतलब क्या है, कौन सी भाषा का ये फ्रेज है, तो लैटिन फ्रेज है और इसका मतलब हो जाएगा स्कैटर्ड लिम्स, जो बिखरे हुए अंग हैं। जैसे मान लीजिए कहीं युद्ध हुआ है, बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, उनके हाथ पैर काट दिए गए हैं, तो उनके जो कटे हुए हाथ पैर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उसके लिए कहा गया है। तो स्कैटर्ड लिम्स ऑफ दिस ग्रेट हाउस, पूरा जो साम्राज्य था उसकी ये बिल्डिंग, बिखरे हुए पत्थर, वो ऐसा लग रहा है कि उनके बिखरे हुए अंग की तरह दिखा रहे हैं उस बर्बादी जो हो चुकी है, उस अधोगति को, उस बर्बादी को ये दिखा रहे हैं बिखरे हुए पत्थर। Whose moth-like girls are mixed with candle dust। मॉथ लाइक गर्ल्स का मतलब क्या है? ऐसी लड़कियां या महिलाएं जो कि मॉथ, जो एक पतंगा टाइप का होता है दुबला पतला सा, या उनकी जो फ्रेजिलिटी है उसकी बात कर रहे हैं ये, कि जो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थी, बहुत नाजुक सी थी, सुंदर सी थी, एक तरह से नाजुक सी, वो लड़कियां, वो महिलाएं जो कॉलोनियल वुमेन महिलाएं थी, वो सब मिक्स हो चुकी हैं, मिट चुकी हैं किसमें? कैंडल डस्ट में। जैसे कि कैंडल की तरह फ्रेजाइल, और डस्ट का मतलब धूल में। तो जैसे जितनी भी खूबसूरत चीज़ें थी, उनके साथ-साथ उनकी अपनी खुद की खूबसूरती, उनके खुद की पर्सनैलिटी, वो सारी की सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, कहाँ? ऐशेस में, राख में मिल चुकी हैं। और अब जो पत्थर बचे हैं, उन पे क्या हो रहा है? रिमेन टू फाइल द लिजर्ड्स ब्रैगनिश क्लॉज, उनके ऊपर अब रेप्टाइल्स चल रहे हैं। लिजर्ड्स का मतलब जो रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव होते हैं, वो उनके ऊपर घूम रहे हैं और चलते-चलते, उनके पत्थरों पर चलते-चलते उनके जो पंजे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? फाइल हो रहे हैं। फाइल का मतलब शार्प हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं। छिपकलियाँ घूम-घूम के उन पत्थरों के ऊपर अपने पंजों को बहुत ज़्यादा तेज कर रही हैं। ड्रैगनिश क्लॉज का मतलब जो ड्रैगन के जैसे पंजे होते हैं, ठीक वैसे। तो रेप्टाइल इमेजरी यहाँ पे उन्होंने यूज़ की है। कुल मिला के एक बताने की कोशिश की है कि जो चीज़ कभी बहुत ज़्यादा भव्य थी, लग्ज़रियस थी, आज वहाँ पर रेप्टाइल्स घूम रहे हैं, रेंग रहे हैं, मतलब कुल मिला के वो चीज़ अब अर्थी हो गई है। अर्थी मतलब अर्थन, मिट्टी में मिल चुकी है, जो कभी बहुत ज़्यादा शान शौकत, भव्यता से घिरी हुई बिल्डिंग हुआ करती थी। आगे कह रहे हैं द माउथ्स ऑफ दोज गेट चेरब्स, बहुत भव्य बिल्डिंग है, तो गेट पर जो चेरब्स हैं, मतलब जो देवदूत जैसी मूर्तियां बनाई गई थी उस गेट को, उस बिल्डिंग के गेट को सजाने के लिए, अब वो टूट चुके हैं और उनके मुंह में, मूर्तियों के जो मुंह हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मुंह खुले हुए हैं, श्रीक ऐसा लग रहा है चिल्ला रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के सिर्फ उस बात की गवाही दे रहे हैं कि यस, एम्पायर हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, या एम्पायर हैज़, और जो भी है, लोगों ने विद्रोह किए होंगे, लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, तो वो विद्रोह करने के बाद एम्पायर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और उनके मुंह में और सिर्फ गंदगी दिखाई दे रही है। स्टेन का मतलब दाग, धब्बे, गंदगी, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब वो जो चरप्स हैं, वो भी अपनी खूबसूरती खो चुके हैं। मूर्तियां जो बनाई गई थी भव्य, दे हैव ऑल्सो लॉस्ट देयर ब्यूटी। आगे वो कह रहे हैं एक्सल एंड कोच व्हील, एक जो कैरिज हुआ करते थे, जो अंग्रेज थे, कॉलोनाइजर, तो उनके कैरिज इस सिंबल थे उनकी अमीरी के। अब वो कोई कैरिज जो यहाँ रह गए थे, अब उनके पहिए, कोच व्हील मतलब कोच का पहिया, और एक्सल जो धुरी रहती है,
वो सारे के सारे, मक का मतलब यहाँ पे है धूल, गंदगी, कूड़ा करकट, बहुत सारे मतलब होते हैं इसके। गाद जो रहती है कूड़े करकट की, उस सब गाद में, धूल में, मिट्टी में, वो सब सिल्टेड का मतलब क्या है, कवर्ड। उसके द्वारा वो पहिए कवर हो चुके हैं और धीरे धीरे वो भी डिस्ट्रॉय ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बस कुछ हिस्सा हिस्सा बाकी है, वो गंदगी से ढका जा चुका है। किसके द्वारा? ऑफ कैटल ड्रॉपिंग्स। बहुत सारे जानवर इधर उधर घूमते हैं और उनकी ड्रॉपिंग्स का मतलब जो गोबर है या उनकी बीट, उससे वो पहिए, वो सारी चीजें उससे गंदगी से ढकी जा चुकी हैं। कैरिज जो कभी सिंबल था उनकी लग्जरियस लाइफ का, कॉलोनाइजर्स की और उनकी इंपीरियल लाइफ का, वो सब अब गंदगी से कवर अप हो चुका है। थ्री क्रोस फ्लैप फॉर द ट्रीज। अब क्रोस इमेजरी, अगर आपने मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी एक पोएम है जिसमें वो बात करते हैं क्रो की, डस्ट ऑफ सुनो। तो क्रो जो है वो बहुत अच्छी वर्ड नहीं मानी जाती है, इसको थोड़ा अमीनस माना जाता है, थोड़ा अपशकुन माना जाता है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर, उल्लू हो गए, आउल्स हो गए, कौवे हो गए, ये ऐसी जगह पे रहते हैं जो थोड़ी सी डेजोलेटेड हो। तो आसपास जो पेड़ उगे हुए हैं वो कौन से हैं? यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, जो कि यहाँ पे सेंट लूसिया की बात एक्चुअली ये कर रहे हैं, जहाँ के पोएट थे डेरेक वॉलकॉट। तो यहाँ पर ये नेचुरल प्लांटेशन नहीं थी, ये ब्रिटेन से लाए गए पौधे थे जो उन लोगों ने लगा दिए थे। अब ये पौधे बड़े हो चुके हैं, ये लोग चले गए, ये सेंट लूसिया छोड़ करके। और वहां पर अब निवास किसका है? कौओं का निवास है, जो कि इस बात के गवाह हैं कि वहां इंसान नहीं रह रहे हैं, सिर्फ सन्नाटा है, बर्बादी है। और तीन कौए हैं जो अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं बैठने के लिए, और आकर के बैठ जाते हैं यूकेलिप्टस की शाखाओं पर, जो जिनसे जब शाखाओं के ऊपर बैठते हैं तो वो शाखाएं आवाज करती हैं, जैसे चरमराती हैं। क्रीकिंग का मतलब चरमराहट का साउंड निकालती हैं। कुल मिला के वो एक जो साउंड है, ये भी साउंड भी ओमिनस है। ये एक तरह से डिक्लाइनिंग साउंड है, दिखा रहा है कि वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, देयर इज ओनली डार्कनेस, आइसोलेशन, और सिर्फ सन्नाटा है, सिर्फ डिके है। ये मूवमेंट बता रहा है इन कौओं का। आई स्मेल ऑफ डेड लाइम्स। बहुत सारे प्लांट अपने आप में उगे नींबू के, और धीरे धीरे वो बहुत से उसमें सूख भी गए हैं, तो उनकी सुगंध, स्मेल, जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कभी महोदय, तो उनकी सुगंध इनके नाक में एकदम तेज से, क्योंकि जैसे हम पास में पहुंचेंगे, कोई चीज दूर से हम उसको स्मेल देखें, महसूस करें, थोड़ी कम लगेगी, जब पास में जाएंगे तो ज्यादा लगने लगेगी। ठीक वैसे ही क्विकेंस मतलब तेजी से इनकी नाक में वो खुशबू लाइम की आ जाती है। द लेप्रोसी ऑफ एम्पायर। अब ये जो बिल्डिंग है और जो प्लांटेशन है जो कि सूख रही है, वहां कोई देखने वाला नहीं है, धीरे धीरे खुद उगती है, खुद सूख जाती है, तो उसको वो लेप्रोसी बोल रहे हैं। लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी होती है दैट ईट्स फ्लैश। धीरे धीरे इंसान का मांस धीरे धीरे खत्म हो जाता है शरीर से, या सड़ने गलने लगता है। तो जो बिल्डिंग है, वो मान के चलिए कि जो इम्पीरियलिज्म था, साम्राज्यवाद था, उसकी तुलना उन्होंने लेप्रोसी से कर दी है। कि अगर ये लोग यहाँ रह रहे होते तो ये बिल्डिंग आज भी अच्छी होती, यहाँ कोई ना कोई रह रहा होता, लेकिन इम्पीरियलिज्म की वजह से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अब धीरे धीरे डिके हो रही है लेप्रोसी की तरह। तो कुल मिला के इसका असर ये हुआ कि आज वो बिल्डिंग ऐसा लग रहा है कि कोड की शिकार हो गई है, नष्ट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। फेयरवेल ग्रीन फील्ड्स, फेयरवेल ये हैप्पी ग्रुप्स। ये अगर आपने विलियम शेक्सपियर का प्ले पढ़ा है हैमलेट, उससे लिया गया रेफरेंस है, जिसमें मैड ओफेलिया बोला करती है, जब वो पागल हो जाती है, उसके पापा की डेथ हो जाती है, मारा जाता है हेमलेट के द्वारा इसका पिता पोलोनियस, उसके बारे में है। तो इस रेफरेंस को ग्रीन फील्ड्स का मतलब आप कह सकते हैं कि जब ये लोग थे तो इनके आने से लोगों, नेटिव लोगों की जो इनोसेंस थी, जो उनकी सज्जनता थी, उनकी अच्छाइयाँ थी, वो खत्म हो गई। और उसके बाद ये बोलते हैं कि चलो, ये फेयरवेल उस चीज़ का हुआ ही हुआ, इनोसेंस हम लोगों की खत्म हुई, लेकिन धीरे धीरे फेयरवेल वो एक तरह से एम्पायर को भी बोल रहे हैं। एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि एम्पायर को भी वो फेयरवेल बोल रहे हैं, क्योंकि अब एम्पायर यहाँ से, इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म यहाँ से जा चुका है, उसकी वो बात कर रहे हैं। मार्वल लाइक ग्रीक, लाइक फॉकनर साउथ इन स्टोन। अब ये एक और देखा जाए तो रेफरेंस है
मार्बल लाइक ग्रीक का मतलब जो कॉलोनियल लोग थे, अंग्रेज लोग थे, इनको अपनी सिविलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा घमंड था। ये अपनी सिविलाइजेशन को क्या बोला करते थे? क्लासिकल। ये जो बिल्डिंग है, यहाँ का जो मार्बल है, वो क्लासिकल है, एकदम वाइट, ऐसा लग रहा है जैसे ग्रीक की सिविलाइजेशन थी क्लासिकल, ठीक वैसे। और इतना ज़्यादा खूबसूरत पत्थर कभी इसमें लगा हुआ था, जैसे कि फॉकनर कौन है? आपको पता होगा कि जो यूपी पीजीटी का सिलेबस है, उसमें एक राइटर शामिल किए गए हैं, विलियम फॉकनर। इनका एक बहुत ही फेमस नॉवेल है, साउंड एंड द फ्यूरी। तो ये उनके वर्क की तरफ रेफरेंस है। एक्चुअली अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था, उसमें नॉर्थ और साउथ, दो राज्यों के बीच में, दो एरिया के बीच में गृह युद्ध हुआ था स्लेवरी को लेकर के। तो साउथ, इनके बहुत सारे वर्क हैं वो साउथ में सेंटर्ड हैं। और साउथ में जो सेंटर्ड वर्क हैं, उनमें जो इनके कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर वाइट लोग होते हैं। और वो कैसे लोग होते हैं? रेसिस्ट होते हैं, जिनको ब्लैक लोगों से नफरत होती है। इनके वर्क में बात हो रही है विलियम फॉकनर के। तो इनका वर्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं वो हैं वाइट रेसिस्ट लोग, जिनमें ब्लैक लोगों के ऊपर टॉर्चर्स किए जाते हैं। तो देखने में वर्क बहुत अच्छा है नोबेल, नो डाउट, आर्टिस्टिकली बहुत ज़्यादा परफेक्ट नोवेल लिखे हैं। लेकिन उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो में कंटेंट है, या जो उन्होंने पोर्ट्रेल किया है, वो पोर्ट्रेल किया उन्होंने वायलेंस का, कि किस तरह से ब्लैक लोगों के ऊपर वाइट लोगों ने वायलेंस किया और उनका एक्सप्लॉइटेशन किया, उसकी बात की गई है। ठीक वैसे ही ये जो घर है, बहुत सुंदर सा, खूबसूरत सा, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो किस पर टिकी हुई हैं? स्लेवरी पर। उन्होंने इन लोगों को गुलाम बनाया, उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन किया, उनके ऊपर शासन किया, उनके ऊपर हर तरह के टॉर्चर किए। तो पूरी की पूरी बिल्डिंग की जो जड़ है, वही बहुत ज़्यादा गलत तरीकों से बनाई गई थी। तो ये रेफरेंस इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पर। आगे कह रहे हैं डिसिडुअस ब्यूटी। डिसिडुअस का मतलब क्या होता है? ऐसे पेड़ जिनकी लीव्स गिरते हैं, शेडिंग लीव्स, जिनकी लीव्स शेड होती हैं, पतझड़ी पेड़। तो ब्यूटी जो थी, खूबसूरती जो थी, कभी इंपीरियलिज्म की, वो महिलाएं हों, चाहे इनके खुद के इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स इन्होंने बनवाई, घर बनवाए, हवेलियां बनवाई, वो सारी की सारी कैसी थी? डिसिडुअस थी, जो कभी न कभी धीरे धीरे अपने आप को खत्म कर रही थी, वो आज खत्म हो गई हैं। प्रोस्पर्ड, कभी तो बहुत बड़ी, इंपीरियलिज्म की पावर कभी बहुत ज़्यादा दिखाई दी पूरी दुनिया में, ना केवल कैरिबियन आइलैंड्स पे, हर तरफ। एंड इज गोन, लेकिन बाद में वो सारी चीज खत्म हो चुकी हैं। बट वेयर द लॉन ब्रेक्स, अब वो आगे थोड़ी बात कर रहे हैं कि जो गार्डन छोटा सा है वहां पर ब्रेक्स, जहां पर जाके वो खत्म हो जाता है, रैश ऑफ ट्रीज। रैश का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अंधाधुंध, या बहुत ज्यादा झुरमुट पेड़ों का है, वहां पर जाकर के लॉन खत्म होता है। और वहां पर आप जाएंगे, और जैसे ही आप एक फावड़ा ले लीजिए और फावड़ा लेकर के थोड़ी सी जमीन खोदिएगा, डिग करिएगा, तो आपको क्या दिखाई देगा, क्या सुनाई देगा? डेड लीव्स विल रिंग द बोन। तुरंत आपको वहां पर जो लोग दफनाए गए हैं, पॉसिबली जो दफनाए गए हैं, वो कौन हो सकते हैं? स्लेव्स हो सकते हैं, गुलाम, जिन जिन लोगों ने अपना गुलाम बना के रखा, उनको मारा, और मर्डर करने के बाद मान के चलो उनको वहां पर दफना दिया, तो उनकी हड्डियां उस फावड़े से टकराएंगी और बजने की आवाज आएगी। तो कुल मिला के जो इम्पीरियलिज्म थी, इम्पीरियलिज्म जो था, तो वो किस पे बेस्ड था? मर्डर पर भी था, एक्सप्लोइटेशन एंड मर्डर ऑफ सम डेड एनिमल। या वो कोई डेड एनिमल होगा, या कोई ह्यूमन थिंग, या कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई स्लेब भी हो सकता है, जिसको वहां पर मार करके दफना दिया गया लॉन में। क्योंकि जो लोग थे, वो लोग बहुत ही ज्यादा क्रूअल थे, उन्हें किसी से प्यार नहीं था, तो स्लेब्स को वहीं दफना दिया करते थे। फॉलन फ्रॉम इवल डेज, फ्रॉम इवल टाइम्स। और वो लोग, फॉलन मतलब जो गिराए गए थे, या मर्डर, उनको मार दिया गया था, टॉर्चर किए गए थे, आज वो दफना दिए गए हैं। ईबल डेज का मतलब स्लेवरी के दिन। स्लेवरी का भी बिजनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता था। और गुड ईवल टाइम्स था, बुरा वक्त था। बुरा वक्त कौन था? कॉलोनियलिज्म का। तो उस साम्राज्यवाद में या उपनिवेशवाद में किस तरह से वो लोग परेशान किए गए थे, उसकी वो बात कर रहे हैं यहाँ पर इस स्टेंजा में। आगे वो कह रहे हैं कि इट सीम्स दैट द ओरिजिनल क्रॉप्स वर लाइम्स। ऐसा लग रहा है कि उस समय
जो प्लांटेशन हुआ करता था वो लाइम्स का हुआ करता था। ये लोग, क्योंकि एक रोग हो जाया करता था इन लोगों को समुद्री यात्रा में इतनी दूर से आते आते, तो उस रोग से बचाने के लिए, स्कर्वी का रोग हो जाया करता था, उस रोग से बचाने के लिए भी ये लोग लाइम ले जाया करते थे और प्लांटेशन भी किया करते थे, जिससे कि ये लोग रास्ते में इनकी यात्राएं सही रहें अंग्रेजों की कैरेबियन से अपने देश जाने के लिए। ग्रोन इन दैट सिल्ट दैट क्लॉक्स द रिवर्स। सिल्ट का मतलब क्या होता है? गाद या कीचड़। और उस कीचड़ में जो अभी इस कीचड़ के आसपास थोड़ा सा नदी बगल में बह रही है, उस कीचड़ में कुछ प्लांट उगे हुए हैं लाइम के। और ऐसा देख के लग रहा है कि लाइम प्लांटेशन ही बहुत ज़्यादा उगाया जाता था, आज इसको देख के लग रहा है। और वो गाद जो कि क्लॉक्स मतलब हैम्पर करती है, नदी के बहाव को कीचड़ हैम्पर किए हुए है, उस गाद में कभी लाइम ट्रीज उगाए जाते थे। द इम्पीरियस रेक्स आर गोन। इम्पीरियस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? राजशाही। ऐसे लोग जो मान के चलिए राज साम्राज्य या राजाओं के खानदान से संबंधित हो, बहुत पैसे वाले। और रेक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अय्याश। ऐसे लोग जिनको अय्याशी, बात ब्रिटिशर्स की कर रहे हैं, वो अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा पैसे वाले थे लेकिन अय्याश टाइप के थे। आर गोन, अब मिट्टी में मिल चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। देयर ब्राइट गर्ल्स गोन। इसके अलावा जिन लड़कियों से वो इश्कबाजी किया करते थे, महिलाओं से जो जिनके साथ वो इश्कबाजी किया करते थे, अच्छा समय गुजारा करते थे, उनके साथ साथ वो भी खत्म हो चुकी हैं। कुल मिला के जो ब्यूटी है वो भी बहुत ज़्यादा परमानेंट नहीं रह सकती, वो भी जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो भी हों, दे आर ऑल्सो गॉन। एरिस्टोक्रेटिक जो विमेन थी, महिलाएं थी, वो खत्म हो चुकी हैं। द रिवर फ्लोस, लेकिन जो नेचर है वो परमानेंट है। इतना सब कुछ हुआ, नदी आज भी यूं की त्यों वहीं बह रही है, कितने लोग आए कितने चले गए, तो नेचर जो है वो परमानेंस है। ऑब्लिटरेटिंग हर्ट। ऑब्लिटरेटिंग का मतलब हो जाएगा वॉशिंग, धोते हुए। हर्ट का मतलब दर्द, पेन। तो समय जो है वो हर दर्द भर देता है, हर जख्म को भर देता है, हर दर्द को मिटा देता है, ऐसा बताने की कोशिश की है कि कुदरत आज भी अपनी जगह पे वैसी है, उस दर्द को मिटा रही है कि जो लोग ये इंपीरियलिस्ट लोग छोड़ करके चले गए, साम्राज्यवादी लोग छोड़ करके चले गए। अब वो थोड़ा चढ़ रहे हैं एक दीवार पर। आई क्लाइम्ड अ वॉल। उस जो घर बना हुआ है, बिल्डिंग बहुत बड़ी विशाल, इसके ऊपर ये लिख रहे हैं कि वो उस दीवार पे चढ़ गए जिसमें लोहे की ग्रिल्स लगी हुई हैं। और वो ग्रिल्स किसके द्वारा बनवाई गई हैं? एक ऐसे कारीगर ने बनाई है जो हैज बीन एग्जाइल्ड, जो भी खत्म हो चुका है, पेरिश्ड। एक ऐसे आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई है जो दैट हैज आल्सो पेरिश्ड, खत्म हो चुका है। या कोई एग्जाइल्ड क्राफ्ट्समैन का मतलब ये भी हो सकता है कोई एक गुलाम टाइप का, एनस्लेव्ड आर्टिसन। कलाकार हो लेकिन हो कैसा? गुलाम हो इन लोगों का। प्रोटेक्टिंग दैट ग्रेट हाउस। और इस ग्रिल से, इस दीवार से वो घर प्रोटेक्शन हुआ करती थी उस घर की। और जो गिल्ट था उनके अंदर, गिल्ट तो बहुत ज्यादा महसूस नहीं किया करते थे वो लोग, तो उस गिल्ट से भी वो बचा सकता था। लेकिन आज उन लोगों के जाने के बाद उस ये आयरन की दीवार, ये ग्रिल आयरन की, और ये दीवार उस घर को नहीं बचा सकते हैं। किससे? फ्रॉम द वर्म्स रेंट। कीड़े मकोड़े, रेंट का मतलब किराए पर रहने टाइप, या एक तरह से दरार, दरारों में जो कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, पूरे घर की जो दीवारें हो चुकी हैं, उन दीवारों में दरारें, उन दरारों में प्लास्टर जो टूट चुका है, वहां कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। तभी बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहां अब कीड़े मकोड़ों ने जगह ले ली है। नॉर फ्रॉम द पैडेड कैलवरी ऑफ द माउस। और ना ही जो चूहा है, वो बहुत ज्यादा चूहे इधर उधर भटक रहे हैं। और वो कैसे भटक रहे हैं? पैडेड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो उनके थोड़े नरम या गद्दीदार उनके जो पंजे हैं, उन अपने गद्दीदार पंजों पर वो लोग, चूहे, अभी भी वहां उन दीवारों पर घूमने लगे हैं। कैलवरी का मतलब क्या होता है? जो ईसा मसीह को चढ़ाया गया था सूली पर, जो क्रॉस है, तो पंजे चूहे किस टाइप से हैं वो उसको बताने की कोशिश, मतलब एक तरह से मजाक के तौर पे कह रहे हैं कि उसके चूहे के जो पंजे हैं वो क्रॉस नुमा है और गद्देदार हैं, उन पंजों से वो उन दीवारों पर घूम रहा है।
और ये एक तरह से निशानी है इस चीज़ की कि अब वहाँ पर सिर्फ़ कीड़े-मकोड़े और चूहों का राज है। बाकी सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। एंड व्हेन अ विंड शूक इन द लाइम्स आई हर्ड, तभी हवा चलने लगती है और जो लाइम के ट्री हैं, पौधे हैं, उनसे एक हवा ऐसा लग रहा है इनसे कुछ कह रही है और वो इन्होंने सुना है। वो क्या सुना है? जैसे रुडयार्ड किपलिंग ने कभी कहा था, रुडयार्ड किपलिंग ने एक टर्म दिया था। क्या टर्म दिया था? व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन कि हमारी ये जिम्मेदारी है यूरोपियन कंट्रीज की, जो वाइट लोग हैं, कि अफ्रीका में जाएं, एशिया में जाएं और वहाँ के जो ब्लैक लोग हैं, सभ्य लोग हैं, उनको सिखाएं, उनको पढ़ाएं, उनको सिविलाइज करें। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो किपलिंग ने भी कभी ऐसी बात सुनी थी, या उन्होंने जब देखा कि लोग सफल नहीं हो पा रहे यूरोपियन कंट्रीज वहां जाकर, तो उन्होंने लिखा था थोड़ा सा निबंध टाइप का। और क्या लिखा था? द डेथ ऑफ ग्रेट एम्पायर, कि जो कॉलोनिज्म है, इंपीरियलिज्म है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो कभी किपलिंग ने सुना था, ये भी सुन रहे हैं। द अब्यूज, अब्यूज का मतलब यहाँ पे हो जाएगा शोषण, कि किस तरह से शोषण किया गया था एशियन कंट्रीज में लोगों का, अफ्रीकन कंट्रीज में, कैरिबियन कंट्रीज में शोषण किया गया था। ऑफ इग्नोरेंस मतलब जो सीधे भोले भाले लोग थे उनका, भोले भाले लोगों का एक शोषण किया गया था बाय बाइबल एंड बाय स्वार्ड। ऐसा कहा था ना किपलिंग ने, और जो बहुत से जो इंपीरियलिज्म के, कॉलोनिज्म के जो समर्थक थे, उनके द्वारा कहा गया था कि उनको पढ़ाओ आप बाइबल धर्म के बल पर या फोर्स के बल पर। आप धर्म का रास्ता लीजिए, ताकत का रास्ता अपनाइए और उनको सिविलाइज करिए, उनको आप सिखाइए, ऐसा कहा गया था। अ ग्रीन लॉन, एक, वही ग्रीन लॉन, एक पार्क छोटा सा, ब्रोकन बाय लो वॉल्स ऑफ स्टोन, वहां पे पत्थर की छोटी छोटी दीवारें, छोटे छोटे पत्थर निकले हुए हैं उस गार्डन में। डिप टू द रिब्यूलेट, छोटी सी नदी बगल में बह रही है। रिब्यूलेट मीन्स छोटी सी नदी बह रही है, वहां तक लॉन फैला हुआ है, वहां तक लॉन की लंबाई है उस पार्क की। एंड पेसिंग, और चलते चलते ये वहां पहुंच चुके हैं। आई थॉट, मैंने देखा, नेक्स्ट, विचार किया मैंने, अब नेक्स्ट मेन लाइक हॉकिंस, वॉल्टर, रैले एंड ड्रेक। वो कह रहे हैं कि मैंने, क्योंकि ये खुद अपने आप में लवर हैं लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर के या उस भाषा के। तो कह रहे हैं कि मैंने 3 लोगों के बारे में विचार किया। सबसे पहले उनको याद आई जॉन हॉकिंस की, दूसरे नंबर पे उनको याद आई सर वॉल्टर रैले, जो कि स्लेव ट्रेडिशन मतलब ट्रेडर थे। एंड तीसरे जो याद उनको आई वो थे फ्रांसिस ड्रेक। ये एजेंट थे इंपीरियलिज्म के, मतलब कहीं कहीं जाते दूसरे देशों में अपना बताया करते थे कि हम लोग ऐसे अच्छे हैं, वैसे हैं। इनको ये क्या कह रहे हैं? एंसेस्ट्रल मर्डरर्स। यही लोग थे जिन्होंने शुरुआत की। इन्हें, इन्होंने घूम घूम के पूरी दुनिया में पता किया कहाँ पे हम लोग शासन कर सकते हैं, किन पर हम अपना कब्जा कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुल मिला के ये लोग पूर्वज थे और ये मर्डरर्स थे। इनकी वजह से जो कुछ हुआ, दे वर द पायनियर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऐसा उन्होंने कहा है। एंड पोएट्स, और पोएट्स भी थे, लिखते भी अच्छा थे। मोर परप्लेक्स्ड इन मेमोरी नाउ, अब जब याद करते हैं इनके बारे में तो ये परेशान हो गए। मोर परप्लेक्स का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? अपसेट। जब ये याद करते हैं कि ये लोग इतने अच्छे राइटर भी थे लेकिन फिर भी मर्डरर्स थे, तो इनको परेशानी होने लगती है अपने मन में, अपनी यादों में। एंड मेमोरी नाउ बाय एवरी अल्सरस क्राइम, कि जो क्राइम इन लोगों ने किए थे वो क्राइम कैसे थे? अल्सरस थे, कैंसर जैसे। ऐसे क्राइम जो धीरे 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 सब कुछ खत्म कर गए, बहुत कुछ ये नुकसान करके गए। जहां जहां गए सिर्फ अपना फायदा देखा और बाकी लोगों को परेशान ही किया इन लोगों ने हर तरह से। आगे कह रहे हैं द वर्ल्ड्स ग्रीन एज। अब ये ग्रीन एज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, कि किस तरह से ये लोग पता किया करते थे कि आज यहाँ, आज वहाँ, ऐसे ऐसे इन देशों में, उन देशों में घूम घूम के पूरे दुनिया का इन्होंने पता लगाया, सबके अपना कब्जा करने की कोशिश की। देन वाज रोटिंग लाइम, लेकिन अब वो जो एज थी एक्सप्लोरेशन की, अब वो ऐसी हो चुकी है जैसे कि सड़े हुए नींबू टाइप, कि वो सब सड़ रहे हैं। हु द स्टेंच, और जब सड़े हुए नींबू या कोई भी चीज जब सड़ती है तो उसकी जो तीखी बदबू है, स्टेंच का मतलब तीखी बदबू, बिकेम द चार्नल गैलियंस टेक्स्ट,
और चार्नल का मतलब क्या होता है, मेहराबदार। गैलियंस का मतलब हो जाता है शिप। जो मेहराबदार छत है जहाज़ों की, उन जहाज़ों की छत पर कभी ये लोग, मतलब उन जहाज़ों पर ये कभी नींबू, लाइम को एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन आज वो मान के चलिए सिर्फ़ ऐसा लग रहा है कि वो बदबू ही ढोई जा रही है। अब वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। आगे कह रहे हैं कि द रॉट रिमेन्स विद अस। वो लोग तो चले गए, लेकिन जो उन्होंने सड़ांध छोड़ी है, रॉट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सड़ांध। कि जो उन्होंने सड़ांध छोड़ी है, जो गंदगी छोड़ी है, जो बैड इन्फ्लुएंस छोड़ा है उन्होंने, वो हमारे साथ अभी भी बरकरार है। वो लोग तो चले गए, लेकिन हमें बर्बाद करके गए। द मेन आर गोन। मेन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलोनाइजर। वो चले गए। बट एज डेड ऐश इज लिफ्टेड इन विंड। जैसे कि जो राख है, मान के चलिए वो खुद डेड हो चुकी है, हवा के द्वारा उठाई जा रही, हवा चल रही है तो राख उड़ रही है, धूल उड़ रही है। दैट फैंस द ब्लैकनिंग एम्बर ऑफ द माइंड। और जो मन में मेरे जो यादें हैं उस कॉलोनाइज पीरियड की, थोड़ी सी, या जो मैं सुनता हुआ आया हूँ इतिहास की, और जो एम्बर का मतलब जो अंतिम, मतलब किसी की चिता जलाई जाती है, तो जलाने के बाद जो अंगीठ, थोड़े थोड़े से जो कोयले के रहते हैं टुकड़े जलते हुए, उनको कहा जाता है अंगारे। कोयले के टुकड़े अंगारे। तो उन अंगारों को ये आग, ये राख जो है वो थोड़ा थोड़ा सुलगा दे रही है हवा। कहने का सेंस ये है कि जब मैं ये देखता हूँ आसपास सब जो डिके हो रहा है इस ग्रेट हाउस का, इन सब को देखने के बाद वो इतिहास में जो अंगारे मेरे मन में हैं वो फिर से सुलग उठते हैं। फिर से मुझे उन सब के क्राइम और वो एक्सप्लोइटेशन याद आने लगता है। और जब याद आने लगता है तो माई आईज बर्न्ड फ्रॉम द एशन प्रोज ऑफ डन। तब मेरे मन में जो जॉन डन है, यहाँ पे फिर से एक रेफरेंस है कि जॉन डन का जो प्रोज है, एशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सिंसियर। जो सिंसियर प्रोज है उन्होंने जो कभी लिखा था, वैसे तो पोएम इन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं, वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, और कैच, फ्ली, गो कैच फॉलिंग स्टार, कैनोनिज्म, बहुत सारी पोएम लिखी हैं, आपने पढ़ी होंगी। लेकिन यहाँ पर वो स्पेशली एक लाइन की बात कर रहे हैं। वो लाइन उनकी है, नो मैन इज एन आइलैंड। नो मैन इज एन आइलैंड, इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। जैसे अरिस्टोटल ने कहा था, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो हम अकेले नहीं रह सकते। जैसे एक आइलैंड होता है, हर तरफ से सिर्फ पानी से घिरा हुआ, अकेला है, लेकिन इंसान ऐसे नहीं रह सकता। तो ये अपने बारे में कह रहे हैं कि जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ा लिखा, मैंने लिटरेचर पढ़ा, आज मैं इंग्लिश सीखा हूँ, इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, और उन लोगों की भाषा सीखी है जिन लोगों ने हम पर शासन किया, जिन जिन लोगों ने हम पर एक्सप्लोइटेशन किए हैं, अपराध किए हैं, हमारे ऊपर तमाम टॉर्चर्स किए हैं। लेकिन जब मैं ये सब सोचता हूँ तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज से ये सब याद आता है कि हम एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। कुल मिला के वो यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं इक्वालिटी की, कि हम एक दूसरे के समान हैं, कोई किसी पर इस तरह से शासन किसी को नहीं करना चाहिए, किसी पर कोई टॉर्चर ना करे, ऐसा वो बता रहे हैं। वो आगे कह रहे हैं, अब्लेज विद रेज। जब वो याद करते हैं कि जब हम सब लोग इक्वल हैं ईश्वर की नज़रों में, सारी चीज़ें सही हैं, तो बहुत गुस्सा उनको आ जाता है। अब्लेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, धधकना। ऐसा लग रहा है कि गुस्से से आग बबूला होते हुए, धधकते हुए। आई थॉट, मैंने सोचा कि सम स्लेव इज रॉटिंग इन दिस मेमोरियल लेक। ये जो बहुत बड़ा मैनर या एक बिल्डिंग वाला जो एरिया आसपास का है, जरूर यहाँ पे कोई न कोई स्लेब या कोई न कोई गुलाम जिनको वो लोग मार करके दफना गए हैं, वो सड़ रहा होगा। बहुत मुझे गुस्सा आता है क्योंकि उन लोगों ने दूसरों को सिर्फ और सिर्फ इन्फीरियर ही समझा, स्लेब ही समझा, बाकी उनको अपने लायक या भगवान का बनाया हुआ ऐसा कुछ समझा ही नहीं उन लोगों ने। बट स्टिल द कोल ऑफ माई कंपैशन फॉट दैट। फिर भी इनकी जो संवेदनाएं हैं और जो अंगारे इनके मन में जल रहे थे उस हिस्टोरिकल हवा के द्वारा, वो कह रहे हैं कि अभी भी कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे मेरे मन में मुझे चीजें याद आ रही हैं। और दैट क्या, कि एल्बियन टू वॉज वंस। एल्बियन का मतलब यहाँ पे कि किसी जमाने में, किसी टाइम पर इंग्लैंड जो था वो भी अपने आप में एक कॉलोनी था।
जैसे कि हम लोग हैं, जिस तरह से हम लोग गुलाम हैं, कभी इंग्लैंड भी किसी का गुलाम था। जैसे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है इंग्लिश लिटरेचर में, तो इंग्लैंड पर भी कई सारी जो डेन्स थे, उन लोगों ने आकर के इन पे आक्रमण किया। सैक्सन्स थे, उन लोगों ने आकर के आक्रमण किया। और इंग्लैंड को भी दूसरी ट्राइब्स जो थी, उन्होंने आके आक्रमण किया, इन पे शोषण किया, इन पे अत्याचार किया, ऐसे ऐसे बस गए वो लोग। तो ये लोग भी कभी एक तरह से इस अत्याचार के शिकार थे। पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, पीस ऑफ द मैन, ये लाइन फिर से उन्होंने जॉन डन से उठाई है। जॉन डन की एक पोएम है मेडिटेशन, उससे उन्होंने ये रेफरेंस लिया है फिर से, कि पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट महाद्वीप का पार्ट था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था समुद्र के, मेन का मतलब यहाँ पे समुद्र, कि समुद्र के किनारे बसा हुआ छोटा सा, यूरोप के बॉर्डर पे बसा हुआ ये देश है इंग्लैंड। यूरोप के बॉर्डर पे बसा हुआ देश है। नोक शॉर्टन, रुक ओवरब्लोन। नोक शॉर्टन का मतलब क्या है? जैसे कोई बिल्डिंग हो और पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 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 कॉर्नर्स हो, पूरी तरह से वो नष्ट हो चुकी हो, बहुत सारे कॉर्नर्स हो। ये एक्चुअली ओरिजिनली जो टर्म है ये इन्वेंट किया गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और ये किंग लियर में इस्तेमाल किया है उन्होंने इस टर्म को, इस फ्रेज को। किंग लियर उनका जो प्ले है उसमें। तो नुक शॉटन का मतलब उसकी जिसकी पूरी बाउंड्री, पूरा बॉर्डर एकदम पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। रूक ओवरब्लोन, रूक एक चिड़िया होती है लाइक ब्लैक क्रो, काले कौवे की तरह होती है। और कभी ये पूरी तरह से यहाँ पर चिड़ियाँ उड़ा करती थी, या कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि आज ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सभ्य समझ रहे हैं, लेकिन कभी ये लोग भी बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थे। आज ये लोग अपनी सभ्यता का दम्भ भर रहे हैं, लेकिन दे वर ऑल्सो प्रिमिटिव। ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो प्रिमिटिव, बहुत ज़्यादा एक तरह से असभ्य टाइप के लोग थे। डिरेंज्ड बाय फॉर्मिंग चैनल्स ऑफ द, जो इंग्लिश चैनल है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, उसके द्वारा इसको थोड़ा डिरेंज किया गया था। एंड द वेन एक्सपेंस ऑफ बिटर फैक्शन, और किस तरह से बहुत दूर तक ये बेकार, वेन एक्सपेंस मतलब बेकार तरीके से फैला हुआ था। और एक अलग तरह से, फैक्शन का मतलब क्या होता है? एक गुट, एक अलग थलग सा देश था जो आज दम्भ भर रहे हैं। ये लोग भी कभी यूं ही, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी यूरोप में, लेकिन बाद में ये लोग ऐसे बने, पूरी दुनिया पे इन्होंने कब्जा कर डाला, लेकिन कभी इनकी भी कोई वैल्यू नहीं थी। एकदम बेकार सा गुट, इनको अलग थलग देश समझा जाता था, जहां पर सिर्फ काली चिड़िया उड़ा करती थी। देवर ऑल्सो प्रिमिटिव, असभ्य। लेकिन इतना सब कुछ वो कह रहे हैं, इतना सब कुछ मैंने कहा, ऑल इन कंपेरिजन एंड्स, लेकिन फिर भी मेरी सहानुभूति अभी भी इनके साथ है। सब कुछ खत्म हो जाता है, सारे मेरे जो ग्रीवेंसेस है खत्म हो गए हैं, और सिर्फ सहानुभूति मेरे मन में बचती है इन सब लोगों के लिए। वो क्या है? सो डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट द हार्ट अरेंज्ड, कि मेरे मन में, वो कह रहे हैं कि अभी तक मेरे मन में जो भी कुछ था, जो भी इन्होंने इस पोएम में लिखा है, इंपीरियलिस्ट लोगों के बारे में, कॉलोनाइज्ड के बारे में, क्या क्या उन्होंने लिखा है, सब कुछ लिखा है, कि उस सबसे विचित्र मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि सिंपैथी मेरे अंदर है अभी भी उन लोगों के प्रति, क्योंकि इनको प्यार है इंग्लिश लैंग्वेज से, इन सब चीज़ों से, इंग्लिश लिटरेचर से। और फिर ठीक है, ये जो घर, जिस घर की वो बात कर रहे हैं, कि चलो ये घर अंततः है तो मेरे किसी दोस्त का ही। तो कुल मिला के वो जो एक थीम है इस पोएम की, रिवेंज, वेंजेंस वर्सेस, मान के चलिए एक्सक्यूजन, तो वो माफ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो भी था वो था, लेकिन अब जो भी है, वेंजेंस की कोई जगह नहीं है, बदले की कोई जगह नहीं है मेरे मन में। जो था दैट्स ओके, क्योंकि ये अल्टीमेटली मेरे किसी दोस्त का ही घर था। दोस्त का मतलब यहाँ पे वो एक तरह से एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे कह रहे हैं, कि वो भी मेरे भाई जैसे लोग थे, जैसा भी था वो था, बट आई हैव कंपैशन फॉर देम। तो इस तरह से इस पोएम को उन्होंने खत्म किया है। दोस्तों, I tried my best to make it simple. I hope you would like the video. You can subscribe the channel, share it, and like if you find it useful. Thanks for watching.